तो ये क्या करता है कि इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब कि इंस्पिरेशन रिड्यूस कब होगा, जब हम हाफेंगे। हम हाफते हैं तो आप नोटिस करना, आप हाफ के देखना कि आप हाफोगे ना तो आपका इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देगा। सपोज हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है कि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है कि हमारे सांसों को तेज़ी से लेने पे मजबूर करता है, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर देता है। तो इसके लिए इससे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट अल्टर हो जाता है, ठीक है। हम सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं तो ये अल्टर ही कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, पॉन्स रीजन में प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करता है। अब कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होते हैं हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा में, ठीक है। ये रिदम सेंटर के बगल में होते हैं, एडजेसेंट मतलब बगल में होते हैं, ठीक है। और ये सेंसिटिव होते हैं CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से और H+ के कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। अब बोलोगे CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से ये क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, हाँ एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये देखते हैं कि H+ और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट होकर क्या बोलते हैं कि भाई जल्दी से कुछ करो, इसका CO2 और H+ यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो जैसे ही हमारे ब्लड में CO2 या H+ इंक्रीज़ होता है तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होके बोलते हैं क्या, किनको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि भाई ये सांस को कुछ करो। अगर हम रेस्पिरेशन करेंगे, हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे ना। जितना जल्दी सर्कुलेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उतना जल्दी क्या होगा, CO2 और H+ के कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंजेस होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 एरिया हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुछ और देखते हैं, ये आयोर्टिक आर्च क्या होता है, मैं आपको बता दूं। आयोर्टिक आर्च आयोर्टा का एक पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि हमारे हेड को, ऊपर वाले पार्ट को, हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कौन, आयोर्टिक आर्च। कैरोटिड आर्टरी तो मैंने बता रखा है, कैरोटिड आर्टरी क्या करता है, हमारे हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हाँ, हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अरे हार्ट के मसल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कैरोटिड आर्टरी करता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये रिसेप्टर्स मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ये हमारा आयोर्टिक आर्च है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये भी क्या करते हैं, CO2 और H+ से के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत सेंस करते हैं, ठीक है। अगर CO2 इंक्रीज है ब्लड में तो ये क्या करेंगे, रिसेप्टर्स, ये जल्दी से बोलेंगे कि भाई कुछ करो, अपना सांस का इधर उधर कुछ तो करो यार, ताकि मेरा CO2 और H+ हटे, बेकार में मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, इंक्रीज इन CO2 एंड H+, ठीक है। ये CO2 एंड H+। और एक और बात बता दूं, ऑक्सीजन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ये उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर CO2 इंक्रीज हो तो इनको फ़र्क पड़ता है। सेम इनके लिए भी है, ऑक्सीजन अगर डिक्रीज हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इंक्रीज हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर CO2 इंक्रीज होता तो फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछो। इतना आप कर लोगे, इससे ज़्यादा NCERT में कुछ दिया हुआ है नहीं, तो नीट भी पूछने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आयोर्टिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में। अभी मैंने बता दिया आयोर्टिक आर्च क्या होता है और कैरोटिड आर्टरी क्या होता है। तो 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को एकदम रट लो। अब मैं कुछ बोलता हूँ, कुछ तो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और एक और होता है, एक होता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये NCERT में दे नहीं रखा, एक होता है एपन्यूटिक सेंटर, ठीक है। ये क्या होता है, एपन्यूटिक सेंटर। ये क्या करता है ना, एपन्यूटिक सेंटर, ये एपन्यूटिक सेंटर जो है ना, ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाता है। जब हम लंबी सांसें लेते हैं, योगा करते हैं, लंबी सांसें लो, लंबी सांसें छोड़ो, लंबी सांसें लो, लंबी सांसें छोड़ो, उस टाइम पे क्या होता है, ये एपन्यूटिक सेंटर क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, मतलब इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पॉन्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इंक्रीजेज, ये इंक्रीज का साइन हो गया, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है, कुछ भी डाउट हो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, इंक्रीजेज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। ये तो हो गया मेरा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स में
3 दे रखी है एनसीईआरटी में, ऐसे तो होते हैं काफ़ी सारे, बट 3 दे रखी है तो 3 पे ही फोकस करते हैं। अस्थमा, आपने ये सुना होगा, अस्थमा हो गया है, अस्थमा हो गया। क्यों अस्थमा हो जाता है? उसमें क्या होता है कि हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ठीक है, और हम जब सांस लेते हैं ना तो वीजिंग साउंड आता है, सीटी बजती है। जब आप सांस मतलब किसी अस्थमा पेशेंट को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि वो सीटी बजा रहा है, बट वो सीटी बजाता नहीं है, वो वैसे सांस लेता है, इसलिए वैसी आवाज़ आती है, वो प्रोड्यूस करता है। और वो भी कब प्रोड्यूस करता है? जब वो सांस लेता है या छोड़ता है, ठीक है, तो वीजिंग साउंड आती है। ये होता क्यों है? इसमें क्या होता है कि ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, मैंने आपको बताया था, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, मतलब ये थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण सांस अंदर अच्छे से जा नहीं पाता या आ नहीं पाता, उसके रास्ते में रुकावट आती है। अब तो आप देखो ना, अब सपोज मान लो कि ऐसा मेरा ये मान लो कि ब्रोंकाई है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया अंदर के पास, तो सांस जाने में और आने में तकलीफ होगी ना। ऐसे पूरा इतना एरिया था, अब इतना ही बचा है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो जिसके कारण वीजिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हम एक लिख लेते हैं इम्फाइजिमा के बारे में। इम्फाइजिमा जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई का जो वॉल है ना, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है, तो इसका जो वॉल है ना, ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। किसमें? इम्फाइजिमा में। इम्फाइजिमा में ये डैमेज हो जाता है। तो अगर ये डैमेज हो गया तो जब एक्सचेंज होगा गैसेस का एल्वियोलाई के लेवल पे, जब एक्सचेंज होंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये भी रहता तो हम ज़्यादा गैस एक्सचेंज कर पाते, बट ये डैमेज हो गया है तो क्या होगा? गैस का सरफेस, गैस को एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज। ये डिक्रीज का साइन है, नीचे डालूँ ऐसे डालूँ तो डिक्रीज का साइन, अगर ऊपर के कर दूँ तो इंक्रीज का साइन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। इसका मेजर कॉज क्या है? इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। सिगरेट को ज़्यादा स्मोक करोगे ना तो ये इसका मेजर कॉज है। अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो ग्राइंडिंग एरिया में जहाँ पे पत्थर तोड़े जाते हैं, या कोई ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे सीमेंट वीमेंट बनती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ग्राइंडिंग वाला काम चलता है, मतलब तोड़ने वाला काम चलता है, पत्थर तोड़ते हैं। तो पत्थर तोड़ने से क्या होता है कि बहुत धूल उड़ती है, ठीक है। अब वो धूल उड़ती है तो हम 1 बार 2 बार रहें तो चलेगा, बट डेली हमारा वही काम ही है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट से जाते हैं ना, तो हमें क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस बोले तो इसमें भी वही होता है, सूजन आ जाता है किसमें? फाइब्रस टिश्यू में, ठीक है। और ये क्या करता है? लंग्स को डैमेज करता है, और वो भी बहुत खतरनाक वाला करता है, सीरियस लंग डैमेज, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए और नीट पे फोकस रखिए और पढ़ाई कीजिए।